कल के वीडियो में हमने प्राइवेटाइजेशन को रिवाइज़ किया था। हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के दो मेन कंपोनेंट्स हम रिवाइज़ कर चुके हैं, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट मिला हमें लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का आउटकम है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलना जुलना, यानी कि 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले IPR 1956 में, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तो उस समय उस पॉलिसी में ये था कि इंडिया वर्ल्ड की कंट्रीज़ से उतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं थी। इंडिया आपस में इतना मिला जुला व्यापार जो था वो इतना ज़्यादा सरल नहीं था। यानी इंडिया नहीं चाहती थी कि वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएँ ज़्यादा, क्योंकि पॉलिसी कुछ डिफरेंट टाइप की थी। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को वो प्रोटेक्शन दे रहे थे कंपटीशन से, तो इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, और एक्सपोर्ट उस समय उतना भी ज़्यादा नहीं था। उस समय गवर्नमेंट को लगता था कि एक्सपोर्ट से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाना ज़रूरी है और इंपोर्ट को कम करना ज़रूरी है। तो जिसकी वजह से हमने बात करी थी, IMF और वर्ल्ड बैंक ने जैसे कि कंडीशंस रखी थी जब इंडिया ने लोन के लिए अप्रोच किया था, तो गवर्नमेंट को ये बात अच्छी भी लगी और उन्होंने मानी भी। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर कुछ बदलाव किए, ग्लोबलाइजेशन का स्टेप सरकार ने लिया। ग्लोबलाइजेशन का बस हमें ये ध्यान रखना है कि पूरी दुनिया के साथ में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से एक आपस में एक कह सकते हैं हम एक रिलेशनशिप क्रिएट करना, अच्छे रिलेशनशिप, व्यापारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, एक अच्छा नेटवर्क बनाना ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, पूरी दुनिया एक बॉर्डरलेस हो गई। बॉर्डरलेस का मतलब एक ऐसी दुनिया जिसका कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी कहीं पर स्वतंत्रता पूर्वक आ सकता हो, जा सकता हो, कहीं से भी कुछ भी खरीद सकता हो, कहीं पर भी कुछ भी बेच सकता हो। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये थे कि हम दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केट्स में आसानी से हम वहाँ से कुछ खरीद सकते हैं, वहाँ पर कुछ बेच सकते हैं। अब इंडिया की बहुत सारी ऐसी MNCs थी, जो बड़ी कंपनीज़ थी, प्राइवेट कंपनीज़, जो उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि उन्होंने अपनी पूरी दुनिया में बिज़नेस करने का मौका मिला, और धीरे धीरे करके वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ बन गई। दूसरी बात ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इससे पहले ग्लोबलाइजेशन से पहले हमको पता नहीं था कि टेक्नोलॉजी का क्या स्टेटस हो सकता है। लेकिन जब हमने देखा ग्लोबलाइजेशन के बाद में, जब हमने अमेरिका के प्रोडक्ट्स देखे, जब हम गए अमेरिका के मार्केट में देखा, जापान के मार्केट में देखा, तो जब वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ को हमने देखा, तो उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ से compete करने के लिए फिर हमने भी कोशिश करी, जिसकी वजह से इंडियन टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होना शुरू हुई। तो टेक्नोलॉजी हाई होती गई ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और ये बात सच है, हम सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है मार्केट में, उतना ही ज़्यादा इनोवेशन होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, क्योंकि एक दूसरे से फाइट करने के लिए हर एंटरप्रेन्योर कोशिश करता है कि वो कुछ नया लेके आए, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है। और थर्ड पॉइंट है इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ टू बिकम इम्पोर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल एरिना। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई कि वो दुनिया में, विश्व में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकें और अपना एक नाम बना सकें। ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है, सबसे पहला, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई ऐसी कंट्रीज़ में जो कि अंडर डेवलप्ड हैं। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं सच एज़ अमेरिका और इंडिया, तो अमेरिका डेवलप्ड है, तो अमेरिका के सामने एक अपॉर्चुनिटी आई, तो अमेरिका की जितनी भी MNCs थी, उन्होंने इंडिया की मार्केट में अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना शुरू किया। तो एक तरीके से इस तरीके से क्या हुआ, MNCs जो विदेशी MNCs हैं,
वो एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में करती जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा मार्केट का शेयर उन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है। और आज हालत ये है कि इंडियन कंज्यूमर भी उन प्रोडक्ट्स के आदी हो चुके हैं और उनके बिना इंडियन पीपल भी अपना इमेजिन नहीं कर सकते सर्वाइव करने के लिए। तो जितने भी हैं 60 to 70% प्रोडक्ट्स जो हैं, मैं शायद इससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं मान लेता हूँ, वो इंडिया में सारे फॉरेन कंट्रीज़ के ही हैं। आज हम देख सकते हैं कि चाइना का कितना बड़ा प्रोडक्ट इंडिया में, कितने ज़्यादा प्रोडक्ट, चाइना के मोबाइल कितने बिके थे, चाइना के और भी बहुत सारे आइटम हैं। तो चाइना ने किस तरह से इंडियन मार्केट को कैप्चर किया और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने लगे, लेकिन बदले में इंडियन मार्केट को इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों के अंदर अमीरी और गरीबी का जो एक गैप है वो बढ़ने लगा, यानी ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट रिच कंट्रीज़ एंड रिच पीपल को ज़्यादा हुआ और पुअर पीपल, पुअर कंट्रीज़ को कम हुआ। तो रिच एंड पीपल का गैप बढ़ता चला गया, जिसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, आर्थिक असमानताएं, है ना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ग्लोबलाइजेशन की वजह से जनरेट हुई। थर्ड इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जिन लोगों की हाई इनकम है उन्हीं की इनकम इंक्रीज़ हुई और उन्हीं का लाइफ स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हुआ, और ग्रोथ का जो कंट्रोल है वो कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ में ही हुआ, जैसे टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंटरटेनमेंट, ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस, रियल एस्टेट एंड ट्रेड, है ना। जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स थे, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में जैसे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जो इस देश में करोड़ों लोगों को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको रोज़गार प्रोवाइड करते हैं, इनका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन से जो मैंने आपको नाम लिए थे, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंटरटेनमेंट, ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, रियल एस्टेट, है ना, इन्हीं को डेवलपमेंट ज़्यादा मिला। एग्रीकल्चर जो प्राइम इंडस्ट्री है, हमारी इंडिया की प्राइम सेक्टर है, जहाँ से इस हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को जो खाना मिलता है, उसको डेवलप नहीं हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर भी हमारा डेवलप होना चाहिए, जो कि इतना नहीं हुआ। इसके बाद है ये आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या होता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग जो है एक बिजनेस होता है और ये उभरता हुआ एक बिजनेस है, और इसका जन्म हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, इवन स्मॉल कंपनीज़ भी, वो अपनी सर्विसेज को दूसरी कंपनी से हायर करती हैं, ठीक है। जैसे कि रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी सर्विसेज, वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस जिसको हम बीपीओ कहते हैं, बैंकिंग सर्विसेज, ना, फिल्म एडिटिंग, फिल्म की एडिटिंग करवाना, क्लिनिकल एडवाइस और इवन टीचिंग। और ये ख़ास तौर से एमएनसीज जो हैं वो इंडिया में इन सर्विसेज को हायर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इंडिया में एक तो उनको रेट चीपर मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, और स्किल्ड पीपल भी मिल जाते हैं। तो दोनों तरह से उनका फ़ायदा होता है, क्वालिटी भी उनकी मेंटेन होती है और उनका खर्चा भी कम होता है। ऐसा ये एमएनसीज क्यों कर रही हैं, इसका रीज़न क्या है। देखिए, एक बहुत बड़ी कंपनी जब होती है एमएनसीज, तो उसके अंदर कई प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो जो एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत सारा उनका मैन पावर वेस्ट हो रहा है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को एमएनसीज क्या करती हैं, वो दूसरी कंपनी से करवाती हैं उस काम को। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट की पैकिंग दूसरी कंपनी से करवा रही है, तो ये क्या हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया, जिसने अपनी पैकिंग को हायर किया। उससे क्या होगा, जो एमएनसीज है, तो जो टाइम उसका पैकेजिंग में जाता था, जो मैन पावर उसकी जाती थी, वो मैन पावर बच गई,
और जो मैनेजर्स हैं वो जितना टाइम पैकेजिंग में अपना वेस्ट करते थे प्लानिंग बनाने में, प्लानिंग करने में कि किस टाइप की पैकेजिंग होना चाहिए, डिज़ाइन करने में, है ना, ये सारी चीज़ें, तो वो सारी टाइम जो है वो एक मेन चीज़ पर हम लगा सकते हैं, जो कि किस तरह से हमें अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना है, किस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाने हैं। तो जो कोर एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर उस टाइम को एमएनसीज़ यूज़ करती हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ में एमएनसीज़ दूसरी कंपनी से हायर करवाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एयरटेल के कॉल सेंटर पे आप फ़ोन करते हो तो वो कॉल सेंटर एयरटेल का नहीं होता, वो दूसरे का होता है, क्योंकि एयरटेल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना बड़ा लेवल पर कॉल सेंटर मैनेज करे, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी उसकी प्लानिंग चाहिए, बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारे मैन पावर उसको हायर करने पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ना, वो जितना टाइम है वो एयरटेल अपनी कोर एक्टिविटीज़ में लगाएगा। तो इसलिए एमएनसी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं और इवन स्मॉल कंपनीज़ भी वो आउटसोर्सिंग करना पसंद करती हैं। और आउटसोर्सिंग का देखिए बढ़ने का एक कारण ये है कि आउटसोर्सिंग के में कम्युनिकेशन हमें चाहिए, और कम्युनिकेशन आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट होने की वजह से आज आसान हो गया है। दुनिया के किसी भी कोने में हम आज डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपनी बात को वहाँ पर पहुँचा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। तो आईटी सेक्टर की डेवलपमेंट होने की वजह से आउटसोर्सिंग का बिज़नेस जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक संस्था थी गेट, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और उस समय उसके 23 कंट्रीज़ मेंबर थे। इस कंट्री का इस संस्था का उद्देश्य था कि ट्रेड एंड सर्विसेज को पूरी दुनिया में बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, दुनिया के जो भी रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ नहीं हो रहा है अच्छी तरह से, उनका सही तरीके से रीयूज़ करना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, हर कंट्रीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना ताकि सबकी ग्रोथ हो सके। तो इस तरह की चीज़ें, और जो भी टैक्सेज हैं, टैरिफ्स हैं, जो प्रतिबंध लगा रखे थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, वो धीरे धीरे इस ऑर्गेनाइजेशन ने वो सारे प्रतिबंध कम कर दिए, जिससे कि ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को इम्प्रूव किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। इसी संस्था का नाम 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, यानी गेट को चेंज करके WTO बोल दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है, यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया और रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक और ऐसा है जिसको हम बोलते हैं अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसी, जिसमें हम ये जानेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से इंडिया में क्या अचीव हुआ, क्या नहीं हुआ, नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स उसके हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो आपको बना के दूंगा। ठीक है, और एक एक्सरसाइज है, इसकी टेस्ट है, वो मैं आपको दूंगा, जिसकी प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हो, ग्रुप में मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इस चैप्टर को जो रिवीजन हमने किया है उसको अच्छे से आप जो है 1-2 बार आप पढ़ लीजिए। थ्योरेटिकल है, बार बार पढ़ेंगे, याद होगा, या जितना ज़्यादा याद होगा हमारा, उतने ही ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। और भी ज़्यादा स्टडी मटेरियल हम लेंगे, जहाँ से हम देखेंगे कि वहाँ से हमें क्या एक्स्ट्रा मिल सकता है। इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि एक ही स्टडी मटेरियल पर डिपेंड मत रहना इस सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कम से कम 2 अच्छे स्टडी मटेरियल ज़रूर पढ़िएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट का हो। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।